नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आप सभी के टीटी फैमिली में, शिक्षकों के परिवार पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे आज की क्लास में हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र शिक्षण विधियों की क्लास नंबर 3 बाई जायसवाल सर। आज का जो हमारा इसके पहले जो है 2 क्लासेज 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। और आपको पता है हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, हिंदी पेडागोजी के हम एक चैप्टर जो है एक ही क्लास में कंप्लीट करते हैं। और अभी तक 2 चैप्टर 2 क्लासों में कंप्लीट हो चुकी है, जिसका आई बटन पे यहाँ पे लिंक भी दे दिया गया है। ये चैप्टर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज का जो चैप्टर रहेगा क्लास नंबर 3 है, वह है भाषा का कार्य, अर्थात भाषा सुनने और बोलने की भूमिका की बात करेंगे। और इस चैप्टर से, इस टॉपिक से एक प्रश्न अभी तक प्रत्येक टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो आने वाले आपके लगभग 18 से 20 प्रश्न करने जा रहे हैं इस क्लास पे, इस चैप्टर पे। और ये चैप्टर एक ही प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक टीटी एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य आता है, तो 1 नंबर पक्का करना है। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग या मधुर वाणी की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें। जी हाँ, टीचर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड टेट फैमिली, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए साथियों, बोलने कौशल में जो महत्वपूर्ण हमारा होता है वह होता है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। संदर्भ के अनुसार और स्थिति के अनुसार ही अपनी बात कह पाना। ठीक है, आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मौन वाचन का प्रकार नहीं है संवेद वाचन, द्रुत वाचन, व्यक्तित्व वाचन या अनुकरण वाचन की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान है। जायसवाल सर आप सभी के कमेंट के फीडबैक का अभिनंदन स्वागत करते हैं। जी हाँ, मौन वाचन का प्रकार नहीं है। मौन वाचन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मौन वाचन जो कहलाता है व्यक्तित्व वाचन कहलाता है। अगर यहाँ पे पूछा जाता मौन वाचन का प्रकार है, यहाँ पे प्रश्न यह पूछा जाना चाहिए कि मौन वाचन का प्रकार है, नहीं वाला, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन मौन वाचन का प्रकार संवेद वाचन, द्रुत वाचन, अनुकरण, ये तीनों आपको मौन वाचन के प्रकार नहीं है। ठीक है, देखिए अनुकरण वाचन तीनों ही मौन वाचन के प्रकार नहीं है। संवेद वाचन में सभी छात्र एक साथ समान ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, वह कहलाता है संवेद वाचन, जिसमें एक साथ छात्र जो है समान ध्वनियों में उच्चारण करते हुए वाचन करते हैं। द्रुत वाचन में क्या होता है, शुद्ध उच्चारण के साथ तीव्र गति से वाचन का अभ्यास कराया जाता है, वह कहलाता है द्रुत वाचन। शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन करने के बाद उसी का जब अनुकरण करते हुए उच्चारण के साथ वाचन कहलाता है, वह आपका अनुकरण वाचन। जी हाँ, और जो व्यक्तित्व वाचन होता है ये मौन वाचन का प्रकार हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पे त्रुटिपूर्ण हो गई है। और इसी प्रश्न पर आपके क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है। इसी टाइप के प्रश्न फिर पे आपके अंक बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पढ़ना क्या है दोस्तों? पढ़ना पढ़कर अर्थ समझना है, लिखित सामग्री का उच्चारण है, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई है, या शब्दों को सही सही पहचानना। ये आपके टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, आपके टेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो पढ़ना क्या होता है, सभी जानते हैं, पढ़ना पढ़कर अर्थ समझना ही पढ़ना कहलाया जाता है। ठीक है, किसी भी पाठ्य सामग्री, गद्य हो, पद्य हो या विषय वस्तु को पढ़ना तथा पढ़कर उसे समझकर उसका सटीक मिलता जुलता अर्थ निकालना ही मायने में पढ़ने को संदर्भित हमारा कहता है। आई होप समझ गए होंगे। देखिए, अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी सारी चीज़ें हैं, कोई भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादातर दिक्कत होती है सेकंड लैंग्वेज पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना या द्रुत गति से वाचन करना। द्रुत गति से हमने बता दिया है कि जल्दी जल्दी पढ़ना शुद्ध उच्चारण के साथ। तो सस्वर वाचन का जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। जो बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक होती है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, अटक जाता है, उस झिझकपन को समाप्त करना जो है सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, सस्वर वाचन द्वारा बच्चों को शब्दों का सही ज्ञान होता है और उच्चारण संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान शिक्षक करता है। सस्वर पाठन से बच्चों में बोलने की शैली का विकास होता है। क्या होता है? बोलने की शैली का फिर विकास होने लगता है।
पांचवा प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए। अक्सर आप लोग देखते होंगे, ठीक है, जिनके उत्तर निश्चित हो, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, जो बहुविकल्पी हो, जो व्याकरण पर ही आधारित हो। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होना चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास जो है वह जिनके उत्तर निश्चित हो ऐसे होना चाहिए। क्योंकि हम प्राइमरी लेवल की बात करेंगे, प्राथमिक विद्यालय की बात करेंगे, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की बात कर रहे हैं, शिक्षार्थी बालक बालिकाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि विद्यार्थी बिना सही उत्तर के प्रश्न का अभ्यास करेंगे तो उनके मस्तिष्क में वही उत्तर फिर बैठ जाता है। अतः विद्यार्थियों को जिन प्रश्नों के उत्तर का ज्ञान हो उन्हीं प्रश्नों का अभ्यास विद्यार्थियों से, बच्चों से कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, कहानी सुनाने से क्या होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, या बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। सभी जानते हैं। देखिए, कहानी सुनने से क्या होता है, अक्सर जो पढ़ना होता है, पढ़ना पढ़ाना प्राइमरी विद्यालय में, प्राइमरी लेवल में, प्राथमिक विद्यालय में, एक कहानी से बच्चा अच्छा तरीके से पढ़ता है, समझता है और उसकी जागृति, ठीक है, बच्चा की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चा अनुकरण करता है। अगला प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग से क्या होता है। कोई भी कक्षा विद्यालय है उसमें एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है तो कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या होती है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। देखिए, शिक्षकों के लिए गहन समस्या, तो शिक्षकों के लिए पढ़ाना कोई समस्या नहीं है, निगेटिव हो जाएगा। जटिलता को बढ़ावा दे रहा है, मतलब ये भी निगेटिव की बात करें। हमारा प्रश्न पॉजिटिव दिया गया है, सकारात्मक दिया गया है, तो सकारात्मक ऑप्शन को चूज करना है, अर्थात संज्ञानात्मक विकास में सहायक। और आपको हमेशा पता है सहायक शब्द हमेशा सकारात्मक होता है, एक पॉजिटिव शब्द दिया जाता है, ठीक है। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। सी ऑप्शन को यहाँ पे सही कर लेते हैं, अर्थात बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है, किससे, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग करने से। आठवां प्रश्न दिया गया है, बच्चे विद्यालय आने से पहले कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, या अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। आप सभी जानते हैं, आप ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, बच्चे विद्यालय आने से पूर्व जो होते हैं अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। किससे होते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं, ठीक है, अर्थात परिपूर्ण होते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। आप शिक्षक बंधु हैं, मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप हिंदी के अध्यापक अध्यापिका बनते हैं। जब आप कक्षा में पढ़ाने जाएंगे तो आप यही बताइए आपकी भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहां भाषा का शुद्धता पर अत्यधिक बल हो या दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हों। तो भाषा की कक्षा का माहौल जो होना चाहिए साथियों, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। और आपको मैं कई बार बता चुका हूं, अवसर शब्द, ठीक है, सहायता हो गया, ये अपने आप में पॉजिटिव शब्द है। इस शब्द को अगर आपने समझ लिया कौन सा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन सा सकारात्मक है, नकारात्मक है, आपने 50% आंसर वहीं पे सॉल्व कर लिए होते। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्योंकि देखिए, भाषा, मौखिक भाषा भाषा का मौलिक रूप होता है। मौखिक भाषा क्या होती है, भाषा का एक मौलिक रूप है। भाषा का मौलिक रूप क्या है, मौखिक भाषा है। तो प्रश्नगत उक्त विकल्प जो मौखिक व्यक्ति हेतु अवसर उपलब्ध कराने के कारण हमारा महत्वपूर्ण सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, कलिका जो है हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है। कलिका क्या है, एक विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, बालिका है, जो हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है। तो आप शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे, शिक्षिका के नाते, अध्यापक अध्यापिका के नाते आपको क्या करना होगा, उसे प्रवाहपूर्ण अव्यक्त के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे हूबहू ऐसे ही बोलना है, या कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समकक्ष प्रवाहपूर्ण अव्यक्त के नमूने प्रस्तुत करें, या कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे, या धैर्य रखते हुए उसे सहज अव्यक्त के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो साथियों, एक बालिका जिसका नाम कलिका है हिंदी भाषा में बोलते समय अगर कई बार अटक रही है तो आपका जो कार्य होगा शिक्षक के लिए कि धैर्य रखते हुए उसे सहज अव्यक्त के लिए प्रोत्साहित करना। और आप जानते हैं कि प्रोत्साहित करना हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक माना जाता है ये शब्द,
ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा। प्रश्न सब सकारात्मक है तो ऑप्शन सकारात्मक हो जाएगा, ऑप्शन है तो हमारा सटीक आंसर मिल जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं दिया गया है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यह हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखा जाए भाषा की प्रकृति के संबंध में कि भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है। कठोरता शब्द अपने आप में क्या कहलाता है? एक नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, तो कठोरता की बात कर रहे हैं, कठोरता अपने आप में नेगेटिव माना जाएगा। नेगेटिव प्रश्न था तो यही ऑप्शन कर लेंगे। बाकी जो उचित हमारा कथन है कि भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, आप सभी जानते हैं। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा में पकड़ मजबूत हो जाती है। ये कोई भी कार्य हो, भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी कार्य हो जितना अधिक आप करेंगे उस कार्य पर आपकी पकड़ मजबूती होती जाती है। ठीक है, टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितना अधिक तैयारी करेंगे, जितना समय आप व्यतीत करेंगे उतने ही आप यहाँ पे परिपक्व होते जाएंगे। ठीक है, प्रश्न को समझने में, उत्तर को बिल्कुल जो कंफ्यूज रहते हैं 50-50 कि ये सही होगा वो सही होगा, ये सारा कंक्लूजन दूर होता है अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व होता है। किस रूप में होता है? इससे बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है। शिक्षक और बच्चों दोनों ही बातचीत से रस लेते हैं। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं या बच्चे के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। तो भाषा सीखने में बातचीत जिस रूप में सर्वाधिक महत्व होती है कि बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। विभिन्न उद्देश्य यहाँ पे दे दिया गया, कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं है, विभिन्न उद्देश्यों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भाषा सीखने में बातचीत की बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक महत्व बच्चे के विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करने की सीखने की बात करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है? उनके भाषा कौशल में विकास होता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन हमारा सही नहीं दिया गया है? देखिए, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में भाषा परिवेश से सीखी जाती है, बिल्कुल सही बात है। जहाँ बच्चा रहता है, जहाँ हम रहते हैं वहीं से भाषा सीखते हैं। संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करती है, बिल्कुल सही बात है। भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, ये भी सही बात दिया गया है। लेकिन भाषा अर्जित करना सहज होता है, ये जो हमारा दिया गया है, या ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है कि भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है? बी होगा या डी होगा? अब यहाँ पे गाड़ी 50-50 में पहुँचती है, तो मैं आंसर ना बता के पहले मैं आपको डिटेल बताऊंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। देखिए, भाषा अर्जित करना सहज होता है, सही नहीं है, क्योंकि भाषा सहज ही अर्जित नहीं होता है बल्कि उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। क्या होता है? भाषा सहज नहीं होता है, जब आप प्रयास करेंगे तभी आप अर्जित कर पाएंगे। सहज होता है, ठीक है, लेकिन भाषा अर्जित करना सहजा होता है, ये हमारा हुआ। ठीक है, क्योंकि अभ्यास करना पड़ता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की जो स्क्रीन पर दिया गया है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यह है कि बच्चे को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए, बच्चे के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, या बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाए। देखिए, प्राइमरी लेवल में शिक्षा जो होती है मुख्यतः भाषा शिक्षा है, और इस कथन का निहितार्थ हमारा यह निकलता है कि बच्चों के भाषा का विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः जो बच्चे होते हैं खालिस्तान कविताएं पसंद करते हैं। छोटी कविताएं, वीर रस की कविताएं, बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये हो गए वीर रस की कहानी। नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं, नैतिकता के पाठ। ठीक है, जब भी नैतिकता का जिक्र आता है कोहल वर्ग का नाम आ जाता है। कोहल वर्ग सिद्धांत की बात करेंगे, नैतिकता के सिद्धांत की बात करेंगे, कोहल वर्ग का नाम सर्वोपरि ही आएगा। लयपूर्ण कविताएं, जी हाँ, लयपूर्ण कविताएं, लयपूर्ण जैसे छंद तय, आपके जो लय ताल होती हैं उसके अनुरूप पढ़ते रहना कविताओं को, वह कहलाती है लयपूर्ण कविताएं। ठीक है, एक रसानुभूत होनी चाहिए आपके पढ़ने पर, एक आनंद आना चाहिए, वो कहलाती है रसानुभूत लयपूर्ण कविताएं। तो प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे जो कविताएं पसंद करते हैं वह लयपूर्ण ही कविताएं पसंद करते हैं। ठीक है, तुकांत वाली हो गए, ठीक, इस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि बच्चों को प्राय विषय
गीतों के माध्यम से सिखाए जाते हैं और बच्चों की गीत या लयात्मकता में सहज रुचि होती है और इसके साथ ही वे तथ्यों को भी कंठस्थ करते फिर चले जाते हैं। अब यहाँ पे कंठस्थ करना का मतलब क्या होता है, उसको अपने माइंड पर स्टोर करते जाना। ठीक है, जैसे आप लोग प्रत्येक प्रश्न को अपने माइंड के मेमोरी पर, ठीक है, इंटरनल मेमोरी पर सेव कर रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न के आंसर को, प्रत्येक प्रश्न के डिटेल को। साथियों, भाषा शिक्षण को खालिस्तान संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक संदर्भ में रखकर, नैतिक संदर्भ में, बहुभाषी संदर्भ में या आर्थिक संदर्भ की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे सभी प्यारे मित्र, सिस्टर्स, ब्रदर्स, भाई बहन, शिक्षक बंधु, सभी कमेंट कीजिएगा। तो भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है, बहुभाषी की बात करें। ठीक है, तो भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जानते हैं क्षेत्रीयता आदि की भावना से मुक्त होकर जब हम भाषा विकास पर केंद्रित होते हैं तो वह समृद्धशाली बहुभाषा परिवेश उपलब्ध कराता है, यह करता है, जो कि भाषा विकास की सर्वोत्तम स्थितियों में से एक मानी जाती समृद्धशाली बहुभाषी परिवेश की बात करेंगे। 2 प्रश्न और हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चॉम्स्की मतानुसारम, ये संस्कृत में भी पूछा जाता है, क्योंकि ये लैंग्वेज का आपके पेडागोजी ये दोनों में आएगी। आपकी संस्कृत आपने सेलेक्ट किया है तो केवल ट्रांसलेट आना चाहिए, आपके संस्कृत में भी कार्य करेगी। ठीक है, तो चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को क्या करेंगे, विविध भाषा प्रयोग में परिचय प्राप्त के अवसर दिए जाने चाहिए, व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सकें। यह सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया में से मुक्त रखें और उन पर अनावश्यक बोझ न पड़े या कुछ भी न पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हिंदी भाषा की कक्षाओं में बच्चों को जो है चॉम्स्की के मतानुसार देखा जाए कि बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, अवसर शब्द हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, कई बार जिक्र करता हूँ, बार बार जिक्र करता हूँ, प्रत्येक प्रश्न पर जिक्र करता हूँ जिस पर अवसर आता है। ठीक है, तो चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों में भाषा कौशल का अत्यधिक विकास हो जाता है। और इस चैप्टर का आपका 18वां प्रश्न है, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे मुद्रित समृद्ध परिवेश, एक नया शब्द ऐड कर दिया गया। ठीक है, इसी को कहते हैं मॉडरेट क्वेश्चन बना दिया गया है। तो भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है, केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर, या ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, दीवारों पर सूक्ति एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर। तो भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है, वह कहानी कविता के पोस्टर और बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं इनके सबके माध्यम से बच्चों में पढ़ने के प्रति उत्साह बढ़ता है, बच्चों में रुचि बढ़ती है, एक प्रसन्नता आती है। और आज के चैप्टर हमने टोटल 18 प्रश्न किया। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। इस चैप्टर से एक प्रश्न जरूर आपके टेट एग्जाम में पूछा जाता है और अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न को कंबाइन किया गया है, संभावित प्रश्न को कंबाइन किया गया है। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर, क्योंकि टारगेट 140 प्लस का है और 140 प्लस का टारगेट तो मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी, उसके अनुसार मेहनत भी करनी पड़ेगी, आप जानते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। जल्द मिलते हैं अगली क्लास।